नमस्कार, गुड इवनिंग। आप सभी का हाई रैंक स्टडी चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज हम भारतीय संविधान के अंतर्गत प्रैक्टिस सेट नंबर 43 हल करेंगे। आज का हमारा पहला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय मामलों की सुनवाई नई दिल्ली में करता है, परंतु अन्य स्थान पर भी सुनवाई कर सकता है। विकल्प हैं: ए, राष्ट्रपति के अनुमोदन से; बी, यदि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बहुमत से यह तय करें; सी, संसद के अनुमोदन से; डी, राज्य विधानसभा के अनुरोध पर। तो इसका सही उत्तर है विकल्प ए, राष्ट्रपति के अनुमोदन से सर्वोच्च न्यायालय जो है अन्य स्थानों पर सुनवाई कर सकता है। दूसरा प्रश्न, सितंबर 2003 में किस न्यायालय ने के एक निर्णय से भारतीय समाज में महिलाओं की स्थिति प्रतिष्ठित हुई? ए, सर्वोच्च न्यायालय; बी, स्थानीय न्यायालय; सी, विशेष न्यायालय; डी, उत्तर प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा। तो इसका सही उत्तर है विकल्प ए, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए एक निर्णय के आधार पर सितंबर 2003 में भारतीय समाज में महिलाओं की स्थिति में प्रतिष्ठा बढ़ी। आज का हमारा तीसरा प्रश्न है, टेलीकॉम डिस्प्यूट सेटलमेंट एंड अपीलेट ट्रिब्यूनल के निर्णय को चुनौती दी जा सकती है। ए, ट्राई हाई कोर्ट तथा सुप्रीम कोर्ट में; बी, ट्राई तथा सुप्रीम कोर्ट में; सी, हाई कोर्ट तथा सुप्रीम कोर्ट में; डी, केवल सुप्रीम कोर्ट में। तो इसका सही उत्तर है विकल्प डी, केवल सुप्रीम कोर्ट में टीडी सेट के निर्णय को चुनौती दी जा सकती है। आज का हमारा चौथा प्रश्न है, जनहित याचिका की शुरुआत किसके द्वारा की गई? ए, संसदीय एक्ट के द्वारा; बी, संवैधानिक संशोधन के द्वारा; सी, सर्वोच्च न्यायालय की पहल द्वारा; डी, उच्च न्यायालय की पहल द्वारा। इसका सही उत्तर है विकल्प सी, सर्वोच्च न्यायालय की पहल के द्वारा जो है भारत में जनहित याचिकाओं की शुरुआत हुई, जिनको हम PIL कहते हैं, पब्लिक लिटिगेशन इंटरेस्ट। आज का हमारा पांचवा प्रश्न है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ए, सर्वोच्च न्यायालय को अपने निर्णय को परिवर्तित करने का अधिकार है; बी, सर्वोच्च न्यायालय को अपने निर्णय को परिवर्तित करने का अधिकार नहीं है; सी, केवल भारत के मुख्य न्यायाधीश को निर्णय परिवर्तित करने का अधिकार है; डी, केवल विधि मंत्रालय को निर्णय परिवर्तित करने का अधिकार है। इसका सही उत्तर है विकल्प ए, सर्वोच्च न्यायालय को अपने निर्णय को परिवर्तित करने का अधिकार है। आज का हमारा छठा प्रश्न है, किस मुख्य न्यायाधीश ने भारत के राष्ट्रपति के रूप में भी काम किया है? ए, जस्टिस मेहर चंद महाजन; बी, जस्टिस M हिदायतुल्ला; सी, जस्टिस PN भगवती; डी, जस्टिस BK मुखर्जी। इसका सही उत्तर है विकल्प बी, जस्टिस M हिदायतुल्ला भारत के मुख्य न्यायाधीश के साथ साथ भारत के राष्ट्रपति के रूप में भी काम किए हैं। और जब भारत का मुख्य न्यायाधीश वो राष्ट्रपति के रूप में काम करता है तो उस समय उसे राष्ट्रपति के वेतन और भत्ते प्राप्त होते हैं। आज का हमारा सातवां प्रश्न, भारत के राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति के पद के खाली होने की स्थिति में जो व्यक्ति राष्ट्रपति के पद का निर्वहन करेगा वह है? ए, लोकसभा अध्यक्ष; बी, भारत का मुख्य न्यायाधीश; सी, राज्यसभा का सभापति; डी, भारत का महान्यायवादी। तो इसका सही उत्तर है विकल्प बी, भारत का मुख्य न्यायाधीश। और भारत के राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में और उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में भारत के राष्ट्रपति के पद एवं दायित्वों का निर्वहन करता है। और यदि भारत का मुख्य न्यायाधीश भी उस समय नहीं है तो उस समय जो सर्वोच्च न्यायालय का वरिष्ठतम न्यायाधीश होता है वो राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा। आज का हमारा आठवां प्रश्न है, भारत का सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है। इसका आशय है कि ए, इसे अपने सभी निर्णयों का अभिलेख रखना होता है; बी, इसके सभी निर्णयों का साक्ष्यात्मक मूल्य होता है और इस पर किसी भी न्यायालय में प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया जा सकता; सी, इसे अपनी अवमानना करने वालों को दंडित करने का अधिकार है; डी, इसके निर्णय के विरुद्ध कोई अपील नहीं की जा सकती। तो इसका सही उत्तर है विकल्प बी, सर्वोच्च न्यायालय
कि सभी निर्णयों का जो है साक्ष्यात्मक मूल्य होता है और इस पर किसी भी न्यायालय में प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया जा सकता, इसीलिए जो है इसे अभिलेख न्यायालय कहा जाता है। आज का हमारा 9वां प्रश्न, भारत के किन न्यायालयों को अभिलेख न्यायालय माना गया है? ए केवल उच्च न्यायालयों को, बी केवल उच्चतम न्यायालय को, सी उच्च न्यायालयों एवं उच्चतम न्यायालय दोनों को, डी केवल जनपद न्यायालयों को। तो इसका सही उत्तर है विकल्प सी, उच्च न्यायालयों एवं उच्चतम न्यायालय दोनों को जो है भारत का अभिलेखीय न्यायालय माना गया है। आज का हमारा 10वां प्रश्न, सर्वोच्च न्यायालय ने अपने किस निर्णय में यह धारणा व्यक्त की कि मूल अधिकार व्यक्ति को जैसा उसे सबसे अच्छा लगे उस तरह अपनी ज़िंदगी की रूपरेखा तैयार करने के लिए सक्षम बनाते हैं? ए इंदिरा गांधी बनाम राजनारायण, बी गोलकनाथ बनाम स्टेट ऑफ पंजाब, सी बैंकों के राष्ट्रीयकरण का मामला, डी अजहर बनाम म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन। तो इसका सही उत्तर है विकल्प बी, गोलकनाथ बनाम स्टेट ऑफ पंजाब निर्णय में ये निर्णय बताया गया था। आज का हमारा 11वां प्रश्न है, देश के किसी भी न्यायालय में चल रहे वाद को अन्यत्र भेजने का अधिकार किसके पास है? ए राष्ट्रपति के पास, बी सर्वोच्च न्यायालय को, सी उच्च न्यायालय को, डी भारत के महान्यायवादी को। तो इसका जो सही उत्तर है विकल्प बी, भारत के सर्वोच्च न्यायालय को किसी भी मुकदमे को या किसी भी वाद को अन्य न्यायालय में भेजने का अधिकार प्राप्त है। आज का हमारा 12वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन से मामले उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता में आते हैं? ए केंद्र व राज्यों के बीच विवाद, बी राज्यों के मध्य परस्पर विवाद, सी मूल अधिकारों का प्रवर्तन, डी संविधान के उल्लंघन से संरक्षण। तो इसका सही उत्तर है विकल्प सी, मूल अधिकारों के प्रवर्तन का मामला जो है कि मामले उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों की अधिकारिता में आते हैं। आज का हमारा 13वां प्रश्न, मैं भारत के संविधान के प्रति सच्चा विश्वास और सच्ची निष्ठा रखूँगा भारत की संप्रभुता और अखंडता को बनाए रखूँगा, अपने पद के कर्तव्यों का निर्वहन करूँगा, संविधान और कानून की रक्षा करूँगा। यह शपथ किसके द्वारा ली जाती है? विकल्प हैं ए भारत के राष्ट्रपति द्वारा, बी भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा, सी संसद के सदस्यों द्वारा, डी राज्यपालों द्वारा। इसका सही उत्तर है विकल्प बी, भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा ये शपथ ग्रहण की जाती है। आज का हमारा 14वां प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय की संवैधानिक पीठ में कम से कम कितने न्यायाधीशों का होना जरूरी होता है? ए 5 न्यायाधीश, बी 7 न्यायाधीश, सी 9 न्यायाधीश, डी 11 न्यायाधीश। तो इसका सही उत्तर है विकल्प ए, कम से कम 5 न्यायाधीश जो है संवैधानिक पीठ में होना ज़रूरी है और इससे बड़ी भी बेंच बनाई जा सकती है जिसमें 7, 9 या 11, 13, 15 हो सकते हैं, लेकिन जो संवैधानिक पीठ होती है उसका जो कोरम है वो कम से कम 5 न्यायाधीशों का होता है और उच्च न्यायालय में यह कोरम 3 न्यायाधीशों का होता है। आज का हमारा 15वां और अंतिम प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की सुरक्षा करता है? विकल्प हैं ए अनुच्छेद 15, बी अनुच्छेद 74, सी अनुच्छेद 32, डी अनुच्छेद 56। तो इसका सही उत्तर है विकल्प बी, विकल्प सी अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32 जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है उसके अंतर्गत जो है भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय हो नागरिकों के मौलिक अधिकारों की सुरक्षा प्रदान करता है और इसे हमारे जो संविधान के निर्माता थे डॉक्टर BR अम्बेडकर ने भारतीय संविधान की आत्मा कहा है। तो दोस्तों ये थे भारतीय संविधान के 15 महत्वपूर्ण प्रश्न। आपको वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट्स बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। साथ ही वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक और शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत प्राप्त हो जाए। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।